लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। क्वेश्चन में बताना है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो अगर बात करें वियोजन अभिक्रिया की, तो वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया इसकी विपरीत होती है, उसमें एक से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो इसलिए जो ना वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक वियोजित होकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक संयोजित होकर एक उत्पाद बनाते हैं। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अगर बात करें उदाहरण की, तो वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा CaCO3 इज इक्वल टू, ऊष्मा देने पर ये टूट जाता है CaO और CO2 में। तो इसमें जो ना एक अभिकारक वियोजित होकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है। ठीक है, अगर बात करें संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण की, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा C+O2 इज इक्वल टू CO2। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि इसमें एक जो है टूटकर एक से अधिक उत्पाद बना रहा है, जबकि इसमें एक से अधिक जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। इस क्वेश्चन में जो ना वियोजन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण लिखना है, जिसमें से एक अभिक्रिया में ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाता हो, एक में प्रकाश द्वारा और एक में विद्युत द्वारा। ठीक है, आंसर नंबर 12। तो आंसर नंबर 12 में हमें वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण देने हैं। तो हमें वियोजन अभिक्रिया के 3 उदाहरण देने हैं, जिसमें से एक में ऊष्मा द्वारा वियोजन हो, मींस ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण होगा CaCO3, एरो, एरो के ऊपर ऊष्मा, CaO प्लस CO2। इसी तरह से नेक्स्ट, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण,
प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण होगा AgCl पर जब प्रकाश आपतित होता है तो ये प्रकाश द्वारा Ag और Cl में अपघटित हो जाता है। इसको हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ 2 Cl हैं तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 2 Ag हो गए तो इसलिए यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन का उदाहरण होगा Al2O3 में जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है एल्यूमिनियम में और डाइऑक्सीजन में। यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 2 है, तो जब 3 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है तो 2 वाले को 3 से और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 तिया 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन। और एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो 2 दूनी 4 एल्यूमिनियम, जबकि यहाँ 1 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो हमें विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर बताना है। तो विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में एक अभिकारक किसी दूसरे अभिकारक का कुछ भाग विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन में कोई दो अभिकारक एक दूसरे के कुछ कुछ भाग को विस्थापित करके उत्पाद बनाते हैं। तो ये दोनों अंतर है। और आगे लिखा है इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इनके लिए जो है एक एक समीकरण भी लिखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया में एक अभिकारक अन्य अभिकारक का कुछ भाग विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अगर बात करें इनके समीकरण की तो पहले लिख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण हो जाएगा Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। और द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण हो जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है ना। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो हमें इसमें बताना है कि सिल्वर के शोधन में जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त किया जाता है तो कॉपर धातु द्वारा किस प्रकार संशोधन किया जाता है, इसके लिए हमें एक समीकरण लिखनी है, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 14 में
हमें सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर प्राप्त करना है और उसका जो हमें कॉपर से शोधन कराना है। सिल्वर नाइट्रेट का शोधन कराना है कॉपर से और हमें इससे प्राप्त करना है सिल्वर। तो इससे सिल्वर प्राप्त होगा और इसमें जो है कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। मतलब क्या हो रहा है इसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट कॉपर से विक्रिया करके कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर रहा है और नाइट्रेट के साथ जुड़कर उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना। तो हम इसको समीकरण के रूप में लिख देते हैं, प्रतीक रूप में। तो ये लिखा है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर होता है Ag और इसका की वैलेंसी है +1, जबकि नाइट्रेट होता है NO3 और इसकी संयोजकता है -1। ठीक है ना। तो सिल्वर हो जाएगा Ag, संयोजकता +1, नाइट्रेट हो जाएगा NO3 और संयोजकता -1। क्रॉस करेंगे तो Ag1 और NO3 तो ये हो जाएगा AgNO3। फिर आगे लिखा है कॉपर। तो कॉपर क्या होता है Cu, यहाँ पर लिखेंगे Cu इज इक्वल टू, आगे है सिल्वर। तो सिल्वर क्या है Ag, तो यहाँ आ जाएगा Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का कैसे करेंगे, कॉपर होता है Cu, नाइट्रेट क्या होता है NO3। कॉपर की जो संयोजकता होती है वो होती है +2, कॉपर की संयोजकता +2, जबकि नाइट्रेट की कितनी थी -1। तो क्रॉस करेंगे तो Cu1 और NO3 2 हो जाएंगे, तो CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। तो अगर हमें सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर प्राप्त करना है तो उसका कॉपर से शोधन कराना पड़ेगा और जब कॉपर से उसका शोधन कराएंगे तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। अब इसको संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो NO3 है वो 2 है, जबकि यहाँ पर NO3 कितने हैं 1, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर Ag भी कितने हो गया 2, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में हमने चैप्टर के बीच में पढ़ा है। अवक्षेपण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और वहां पर हमने उसका उदाहरण भी लिखा था। ठीक है ना। तो आप इसे वीडियो के चैप्टर के बीच में से देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर इन चीजों की व्याख्या करनी है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है उपचयन और सेकंड ऑप्शन है अपचयन। तो ऑक्सीजन के आधार पर हम उपचयन को कैसे परिभाषित करेंगे। तो उपचयन होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसे कहते हैं उपचयन, जबकि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं अपचयन। और इनमें से हर एक के हमें 2 उदाहरण देने हैं। ठीक है ना। तो देख लेते हैं। आंसर नंबर 16। तो पहले बात कर लेते हैं उपचयन की। क्या होता है उपचयन, ऑक्सीजन के आधार पर हमें बताना है उपचयन। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन कहते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो इसके 2 उदाहरण लिख लेते हैं। जब कभी भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहलाता है उपचयन। तो इसका एक उदाहरण हम लिख सकते हैं C+O2 इज इक्वल टू CO2। यहां पर कार्बन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ये इसका पहला उदाहरण हो गया। अब इसी तरह से हम एक और उदाहरण लिख लेते हैं। तो इसका एक और उदाहरण हो जाएगा Na+O2 इज इक्वल टू Na2O। ये इसका दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर एक सोडियम है, वहां पर 2 सोडियम है, जबकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और वहां पर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, वहां पर एक ऑक्सीजन है। तो ये क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गई है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम थे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 दूनी 4 सोडियम हो गए हैं, तो यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सोडियम के साथ कुछ भी नहीं है, उस साइड में सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है।
तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को कहते हैं उपचयन, और ये इसके दो उदाहरण हैं। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो है अपचयन। ये तो ऑप्शन ए था इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद ऑप्शन बी है अपचयन। तो अपचयन क्या होता है? जिस तरह से किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को कहते हैं उपचयन, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं अपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी को अपचयन कहते हैं। उदाहरण, तो इसके उदाहरण में इसका फर्स्ट उदाहरण लिख सकते हैं CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें CaO बनता है और CO2 बनता है। यहाँ पर कैल्शियम के साथ 3 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर कैल्शियम के साथ सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास, मीन्स कमी। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और ह्रास का मतलब होता है कमी। इसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Al2O3 इज इक्वल टू एल्यूमिनियम प्लस डाइऑक्सीजन। यहाँ 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। एल्यूमिनियम में यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीजन का ह्रास। और ऑक्सीजन का ह्रास क्या होता है? अपचयन। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को कहते हैं उपचयन, और ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं अपचयन। ये इनके दो दो एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन में एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, और जब उस तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है। तो देख लेते हैं कि तत्व क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें बतानी है। एक तो हमें बताना है कि जो भूरे रंग का चमकदार तत्व X है वो क्या है, और जब वो वायु के साथ गर्म किया जा रहा है तो उससे बनने वाले काले यौगिक का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 17। तो एक तत्व है जो है भूरे रंग का, भूरे रंग का तत्व है, इसको वायु के साथ जो है गर्म करना है, और जब इसको वायु के साथ गर्म करते हैं तो ये काले रंग का यौगिक बनाता है। ये एक यौगिक बनाता है जिसका रंग है काला। तो हमें बताना है कि ये जो तत्व है, ये एक्स जो तत्व है ये क्या है, और ये जो काले रंग का यौगिक बनेगा ये क्या होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। अगर बात करें भूरे रंग के चमकदार तत्व की, तो भूरे रंग का जो चमकदार तत्व होता है वो होता है तांबा, कॉपर। और जब किसी भी तत्व को वायु के साथ गर्म करना होता है तो उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, और जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड। इसको हम संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर 2 कॉपर है तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो समीकरण है ना संतुलित हो जाएगी। अब भूरे रंग का जो चमकदार तत्व X था वो क्या हो गया? कॉपर। मतलब कॉपर जो है वो तो X है, और काले रंग का जो यौगिक है वो है CuO। CuO में Cu कॉपर है, ऑक्सीजन है ऑक्साइड, तो ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो भूरे रंग के तत्व का नाम, भूरे रंग का तत्व X, तो भूरे रंग का तत्व जो X है वो क्या है? वो है कॉपर, Cu। और काले रंग का यौगिक, तो जो काले रंग का यौगिक है उसको देख लेते हैं वो क्या है। तो काले रंग का जो यौगिक है वो है CuO, और CuO क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट, इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? जिससे कि उसे संक्षारण से बचाया जा सके, जंग लगने से बचाया जा सके, ठीक है ना। आंसर नंबर 18, संक्षारण से बचाने के लिए लोहे की वस्तु को
पेंट किया जाता है। तो लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है जिससे कि उसे संक्षारण से बचाया जा सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं, फूड आइटम्स, खाने की चीजें, उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना, उनके स्वाद को और उनकी स्मेल को, गंध को चेंज होने से रोकती है, क्योंकि वो ना उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती। तो इसलिए जो ना भोजन और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। आंसर नंबर 19। और जब हम किसी पदार्थ को जो है नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं तो वो ना खराब होने से बच जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। तो किसी भी भोज्य पदार्थ को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है ना। विकृत गंधिता से बचाने के लिए भोजन एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 20 क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु वायु के संपर्क में आती है या जल या अम्ल के संपर्क में आती है तो उससे धातु का रंग बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। और इसका उदाहरण देना है तो इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना। इसी तरह से ऑप्शन बी है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है? जब कोई भोज्य पदार्थ जो है वायु के संपर्क में आता है तो वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका स्वाद और उसकी गंध बदल जाती है। ठीक है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। और इसका उदाहरण है भोजन का खराब होना। तो ये दोनों टॉपिक हम चैप्टर के बीच में कर चुके हैं। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर में कहीं भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।